हेलो एवरीवन। सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी विद वंदना अग्रवाल में आपका स्वागत है। साथियों, निष्ठा की ऑनलाइन ट्रेनिंग इन दिनों गतिमान है और उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे तरीके से अपनी ट्रेनिंग को कंप्लीट कर रहे हैं। निष्ठा के 11 मॉड्यूल कंप्लीट हो चुके हैं और आज हम लेकर आए हैं निष्ठा का मॉड्यूल नंबर 12 जो है विज्ञान का शिक्षण शास्त्र। आज हम देखेंगे इसके अंतिम भाग प्रश्नोत्तरी को कि उसमें किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं। वैसे तो आप सबने प्रश्नोत्तरी को हल कर ही लिया होगा। अगर फिर भी आपको थोड़ा सा भी डाउट है या किसी भी प्रकार की हेल्प चाहिए तो कृपया इस वीडियो को देखें और पसंद आए तो इसे लाइक करें और अपने बाकी शिक्षक साथियों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारे चैनल पे न सिर्फ आपको निष्ठा के मॉड्यूल्स के बारे में जानकारी मिलेगी बल्कि बेसिक शिक्षा परिषद से रिलेटेड जो भी नई नई इन्फॉर्मेशन आती हैं या जो भी नए आदेश हैं वो सब आपको इसी एक प्लेटफॉर्म पर मिल जाएंगे। तो आइए आज हम देखते हैं निष्ठा के मॉड्यूल नंबर 12 विज्ञान के शिक्षण शास्त्र की प्रश्नोत्तरी। तो देखिए साथियों, पहला क्वेश्चन है, शिक्षक ने शिक्षार्थियों को हर्बल उद्यान में अपनी ऊंचाई का उपयोग करते हुए पौधों की तुलनात्मक लंबाई मापकर तथा धागे का उपयोग करते हुए पौधे के तने की सतह को छूते हुए मोटाई मापकर डेटा का संग्रह करने के लिए गतिविधि में शामिल किया। इस गतिविधि को करने के दौरान शिक्षार्थी कौन सी विज्ञान प्रक्रिया कौशल से गुजरेंगे? तो देखिए, क्योंकि इसमें ऊंचाई का उपयोग करते हुए लंबाई नापी गई है और पौधे के तने की सतह को छूते हुए मोटाई भी मापी गई है, तो आप देखिए इसमें क्या क्या होगा। लंबाई का तुलनात्मक माप, स्पर्श अनुभव के माध्यम से अवलोकन या फिर धागा और स्केल का उपयोग कर सटीक माप। निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनें। तो देखिए, तुलनात्मक माप भी यहाँ पर हो रहा है, स्पर्श अनुभव के माध्यम से अवलोकन भी हो रहा है और धागा और स्केल का उपयोग कर सटीक माप भी हो रहा है। तो मेरे अकॉर्डिंग तो ये तीनों ही सही हैं, यानी कि 1, 2 और 3 तीनों ही सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक ने छात्रों को नोटबुक में अपनी पसंद के पौधों के स्केच बनाने और उसे रंगने, चित्र लेने और कोलाज बनाने के लिए गतिविधि में शामिल किया। इस गतिविधि के माध्यम से शिक्षक निम्नलिखित मुख्य अवधारणाओं में से शिक्षार्थियों के बीच निर्माण करने की कोशिश कर रहा है। तो वो किसके बारे में कोशिश कर रहे हैं? यहाँ पर कोशिश की जा रही है पौधों की वृत्तियों में विविधता बताने के लिए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। विभिन्न पौधों की प्रवृत्तियों के डेटा के संग्रह के लिए कक्षा 6 के छात्रों के साथ एक शिक्षक द्वारा संचालित हर्बल उद्यान में प्रकृति की सैर के दौरान विषय शिक्षक ने निष्कर्ष निकाला कि कुछ शिक्षार्थियों ने गुलाब को पेड़ और सुनहरे सेब को झाड़ी बताया। शिक्षक का उद्देश्य इस प्रकृति भ्रमण गतिविधि के माध्यम से शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से कौन सी दक्षता का विकास करना है? तो अब देखिए कौन सी दक्षता का विकास होगा। शिक्षार्थी जीवन के प्रति मूल्यों का प्रदर्शन करने में सक्षम होंगे, शिक्षार्थी पौधों को उनकी प्रवृत्तियों के आधार पर वर्गीकृत करने में सक्षम होंगे, शिक्षार्थी पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रयास करने में सक्षम होंगे या फिर शिक्षार्थी विभिन्न पौधों का संबंध एक दूसरे के साथ स्थापित कर सकेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, हमने देखा पौधों की प्रवृत्तियों के डाटा संग्रह के लिए है, तो यहाँ पे होगा पौधों को उनकी प्रवृत्तियों के आधार पर वर्गीकृत करने में सक्षम होंगे। अब एक गतिविधि है, प्याज को काटकर पानी में मिला दिया। अब यह जल धनात्मक लिटमस परीक्षण दिखाएगा। इसके कारण का अध्ययन करते हैं। तो इसके कारण का अध्ययन करने से हम क्या निष्कर्ष निकालेंगे कि अम्ल उस विलयन में बनता है जो नीले लिटमस को लाल कर देता है। छात्रों से कहा जाता है कि प्रोटीन से बने विभिन्न रेशों के बारे में जानकारी एकत्र करें। निम्नलिखित में से किसके बारे में वे जानकारी एकत्र करेंगे? तो प्रोटीन से बना रेशा कौन सा है? रेशम। तो बच्चे रेशम के बारे में जानकारी इकट्ठा करेंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कक्षा में घोल के बारे में चर्चा करते हुए आप एक विद्यार्थी को पानी में किसी पदार्थ को डालने के लिए आमंत्रित करते हैं। पदार्थ की निश्चित मात्रा को जोड़ने के बाद वह पात्र के नीचे दिखाई देने लगता है। तो आप छात्रों से कौन से निष्कर्ष की अपेक्षा करते हैं? यानी कि जब वो पानी जो भी घोल है वो पात्र के नीचे दिखाई देने लगता है, तो इससे क्या पता चलता है कि घोल संतृप्त हो जाएगा।
आप छात्रों को यह महसूस करने में मदद करना चाहते हैं कि सभी ध्वनियाँ मनुष्य के लिए श्रव्य नहीं हैं, यानी कि मनुष्य हर प्रकार की ध्वनि को सुन नहीं सकता है। आपकी राय में इसकी सबसे प्रभावी कार्यनीति क्या हो सकती है? तो इसके लिए जो सबसे प्रभावी कार्यनीति है वो होगी परियोजना। ध्वनि उत्पन्न करने के विभिन्न तरीकों का परिचय कराने के लिए पड़ोसी कक्षा के एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों को किसी भी तरीके से ध्वनि उत्पन्न करने का अवसर देने की योजना बना रहे हैं, लेकिन आप नहीं चाहते कि आपके छात्र शांत हों। आप उस शिक्षक को क्या करने की सलाह देंगे? तो भाई ऐसे समय पे हम क्या करने की सलाह देंगे? विद्यार्थियों को गतिविधि करने के लिए सभी कक्षाओं से दूर खेल के मैदान में ले जाएं। तभी तो फिर वो अपनी गतिविधि को भी आसानी से कर पाएंगे और बाकी क्लास के स्टूडेंट्स भी डिस्टर्ब नहीं होंगे। अब अगला क्वेश्चन है कि मीरा आपकी कक्षा में एक दृष्टिबाधित छात्रा है। निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिकोण आप उसका समावेश सभी गतिविधियों में सुनिश्चित करने के लिए अपनाएंगे? क्योंकि वो दृष्टिबाधित छात्रा है, तो अब देखिए, कंपन करने वाली विभिन्न वस्तुओं को छूने और महसूस करने के लिए उन्हें सुविधा प्रदान करना, या फिर तबले की सतह पर फैलाए हुए चावल के दानों को महसूस करवाना, या फिर एक अन्य छात्रा का ये बताना कि वह क्या अवलोकन कर रही है, या फिर सभी दृष्टिकोणों का मिश्रण। तो यहाँ पे हम करेंगे उसके लिए सभी दृष्टिकोणों का मिश्रण। और अब ये है लास्ट क्वेश्चन। भारत में स्कूली शिक्षा के किस चरण में विज्ञान को एक अलग विषय शास्त्र के रूप में शुरू किया जाता है? तो देखिए, विज्ञान को हम एक अलग विषय के रूप में कब से पढ़ाते हैं? ये हम पढ़ाते हैं उच्च प्राथमिक कक्षा से। तो ये हो गए हमारे पूरे 10 क्वेश्चंस। अब हम इसको सबमिट करते हैं तो हमारा स्कोर हो गया 10/10, यानी कि हमने सभी क्वेश्चंस को सही से हल किया है। तो इस तरह से आप भी अपनी प्रश्नोत्तरी में पूरे 10 में से 10 अंक प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।